नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यूनिट फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाओं और स्थापत्य कलाओं को देखेंगे। तो हमने कलाओं के अंतर्गत हमने चित्रकला और मूर्ति कला को हम देख चुके हैं। अब हम आज स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश के मंदिर हो गए, आपके स्तूप हो गए और गुफाएं, इन तीनों पोर्शनों को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। यानी क्या, हम मध्य प्रदेश के मंदिरों की स्थापत्य कला पढ़ेंगे, हम मध्य प्रदेश के स्तूपों की स्थापत्य कला को देखेंगे और मध्य प्रदेश की गुफाओं स्थापत्य कला को यहाँ देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम इसको हम पढ़ाते हैं आपको। तो पहले आप जानेंगे कि जैसे हमने कला बताया था, कला क्या होता है, तो इसी तरीके से आप स्थापत्य कला की कुछ एक अर्थ, मीनिंग और हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक दो वीडियो में ही हमारा कंप्लीट हो पाएगा। तो हम इसको अब देखते हैं। तो देखिए, बोर्ड पर लिखा है स्थापत्य कला। तो पहले तो आपको स्थापत्य का अर्थ क्या होता है यही जानना होगा। ठीक है, तो स्थापत्य का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने कला के रूप में ये देखा है कि वो अपनी किसी भी तरीके से मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सके, या उन सारी क्रियाओं को हम कला के अंतर्गत शामिल करते हैं जिसमें कुछ अपेक्षित कौशल उसमें निहित हो, यानी कौशल या कोई स्किल होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम देखें तो स्थापत्य कला का एक अर्थ क्या होता है। तो स्थापत्य कला का जो अर्थ है वो भवन बनाने की कला है। यानी हम जैसे आपने मंदिर देखा तो उसमें भी एक भवन ही तो बन रहा है, आपने इसके बाद स्तूप देखेंगे, इसके बाद आप गुफाएं देखेंगे, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है भवन बनाने की कला। तो पहले तो आप इसका अर्थ देख लें। अर्थ में क्या लिखेंगे आप? हाँ, भवन बनाने की कला। ये हो गया इसका क्या, एक अर्थ हो गया भवन बनाने की कला, यानी कारीगरी कह सकते। तो ये हो स्थापत्य कला का एक आपने अर्थ देखा। क्योंकि हमें मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला को देखना है तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो आप एक भूमिका देख लें, इसके बाद हम एक तरीके से उसको प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम पहला इसमें जो स्थापत्य कला पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, उसमें पढ़ेंगे हम मंदिर स्थापत्य। यानी मध्य प्रदेश के मंदिरों की क्या क्या क्वालिटी है, या किस पत्थर से बना है और क्या उसमें डिजाइन है, उन सबको हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, यानी हमें मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला में मंदिर स्थापत्य को पढ़ना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्तूप स्थापत्य। मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्तूप हैं और सांची जैसे स्तूप यहाँ यूनेस्को में जो शामिल है, बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम देखेंगे। एग्जामों में कई बार रिपीट होते हैं। मंदिरों में भी हमने देखे, खजुराहो के मंदिर जो है वो हर साल एग्जामों में आप पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो हम दूसरा पोर्शन यहाँ पढ़ेंगे स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप स्थापत्य, और तीसरा पढ़ेंगे हम गुफाएं स्थापत्य। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ताकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको याद पता चल जाए, हम यूनिट फर्स्ट का एक पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला के बारे में हम अध्ययन यहाँ कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ कि हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मंदिर स्थापत्य, और मंदिर स्थापत्य में हेडिंग डालने के पहले हम भारत में जो मंदिर स्थापत्य की कलाएं हैं उनको देखेंगे। जैसे एक आपकी नागर शैली है, आपकी द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है। तो हम पहले इन तीनों शैलियों को पढ़ेंगे भारत के स्तर पर, इसके बाद हम मध्य प्रदेश के मंदिर प्रारंभ कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे हम बोलेंगे कि खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना है, तो आपको नागर शैली पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसको पूरा नागर शैली क्लियर करेंगे, बेसर शैली, द्रविड़ शैली क्लियर करेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर उनकी चर्चा करेंगे। यही हमारा तरीका या पैटर्न रहेगा। तो आप देख लिया कि हम किस तरीके से स्थापत्य कला को पढ़ने वाले हैं। पहला अब हम क्या पढ़ेंगे, पहला ही पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य। ठीक, तो अगली हेडिंग डाल लें आप लोग, मंदिर स्थापत्य। ये बेसिक हो गया ताकि आपको पता हो कि हमारे इसमें स्थापत्य कला के अंतर्गत 2 से 4 वीडियो आने की संभावना बनी है, क्योंकि हमें गुफाएं भी देखना है, स्तूप भी देखना है और मंदिर भी देखना है। तो पहले हेडिंग डालते हैं, पहले है आपकी मंदिर स्थापत्य। और अभी हम मंदिर स्थापत्य कला, ये हमारा पहला पोर्शन चालू होता है। पढ़ेंगे तो हम मध्य प्रदेश के मंदिर ही, परंतु हम उसके पहले कुछ शैलियां जानेंगे। मंदिर स्थापत्य की जो शैलियां हैं भारत स्तर पर कौन कौन सी हैं जो भारत स्तर पर होंगी। मान लो जो जैसे आपकी नागर शैली है वो उत्तर भारत की है ना, हिमाचल से लेकर आपकी विंध्याचल पर्वत के मध्य जो भी मंदिर देखने को मिलते हैं वो नागर शैली को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश भी आ जाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी मंदिर शैली काम कर रही होगी, नागर शैली कर रही होगी।
तो आपको पहले ये पढ़ना होगा, ठीक। कुछ बेसिक्स यहां भी देखेंगे, जैसे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि अब हम टॉपिक पे आ चुके हैं तो आप कुछ बेसिक्स लिखेंगे, इसके बाद हम इसकी सब पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब से चालू हुई, तो मौर्य काल से चालू हुई। कई बार ऐसे साधारण प्रश्न बन जाते एग्जामों में विविध के रूप में कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया किस काल में हुई है, तो वो आपको याद रखना है, मौर्य काल में हुआ है। तो मंदिर निर्माण प्रक्रिया का विकास लिखेंगे आप। जैसे नोट्स हम बनवा रहे हैं आप वैसे ही नोट्स अपने बनाते रहें। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का विकास किस काल में हुआ है, तो ये आपका मौर्य काल में हुआ है। एक प्रश्न यही बनता है कभी कभार, क्या लिखेंगे आप, मौर्य काल, ठीक। अभी भी हिस्ट्री में हम मौर्य काल पे आने वाले हैं, ठीक है ना। और अगला लिखेंगे फैक्ट्स हम, मंदिर निर्माण का वास्तविक विकास कब हुआ, लिखेंगे मंदिर निर्माण का वास्तविक विकास, मंदिर निर्माण का वास्तविक विकास कब होता है, तो ये आपका होता है कब, गुप्त काल में। गुप्त काल को मंदिर के निर्माण, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ मंदिर निर्माण बहुत ज्यादा हुए, तो वो फैक्ट भी हम लिखा दे रहे हैं। विकास की दृष्टि से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग, एक फैक्ट और लिख लें, आपने इतने फैक्ट लिखे हैं, क्या लिखेंगे आप, विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग कब हुआ, ये आपका होता है गुप्त काल। बस ये 3 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको एग्जामों में सब रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब हम मंदिर स्थापत्य की शैलियों में नागर शैली को देखते हैं, ठीक है ना। मंदिर स्थापत्य कला में हम क्या देखते हैं, ये तो मंदिर कब से, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का विकास आपका मौर्य काल से होता है, मंदिर निर्माण का वास्तविक विकास गुप्त काल से होता है। भारत विकास की दृष्टि से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग कब देखा जाता है, गुप्त काल को देखा जाता है। अब हम मंदिर की उन 3 शैलियों को देखेंगे जो एग्जामों में कई बार नाम से ही रिपीट होती है, क्योंकि यदि आप इसको शैलियों को देख लेंगे तो आपको मध्य प्रदेश को याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला हम इसी में देखते हैं पोषण, पहला हम पोषण देखते हैं नागर शैली। कौन सी शैली है, नागर शैली। अभी हम जब हिस्ट्री में उसको साहित्य कला के में पढ़ाएंगे, कला एवं संस्कृति में, तो भी वहाँ उसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल अभी हम एमपी के टॉपिक में, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ जान लें। हमने क्या बोला, नागर शैली। तो नागर शैली के मंदिर कहाँ बनते हैं, इसका क्षेत्र क्या होता है, तो चलो पहले हम इसका क्षेत्र ही क्लियर कर लेते हैं। या पहले हम इसका क्षेत्र, हमने आपको बताया कि हिमालय से लेके आपके विंध्याचल पर्वत रेंज तक जो भी, यानी उत्तर भारत का या विंध्याचल के ऊपर वाले जो भी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे वो प्रायः नागर शैली के होंगे। तो नागर शैली के मंदिर होते क्या है, पहले हम मंदिर बनाने का प्रयास करते हैं आपको, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्र को भी क्लियर करेंगे। ये हो गया इसका जगती, ये हो गया पीठ, ये हो गया आपका गर्भगृह। ठीक, और इसको आगे देखते हैं हम। इसके बाद जो गर्भगृह के बाद बनता है वो बनता है मंडप, ठीक है। ये हो गया इसका मंडप।
इसको बोलते हैं पीठ, इसको बोलते हैं जगती। ठीक है, ये जगती हो गया बड़ा सा चौतरा। फिर आपका पीठ, मंडप, गर्भगृह। गर्भगृह के बाद बनता है शिखर यहाँ। ठीक है, गर्भगृह के बाद आपने क्या देखे होंगे? शिखर देखे होंगे। उत्तर भारत के मंदिरों की बात हो रही। ये क्या है? ये कहलाता है शिखर। और इसके बाद बनता है क्या? अम्लक। तो ऐसा अंडाकार होता है, इसको बोलते हैं हम अम्लक। और इसके ऊपर बनता है आपका क्या? कलश। ये क्या है? आपका कलश है। इस तरीके का जो मंदिर बनता है इसी को ही बोलते हैं नागर शैली के क्या? मंदिर। इसमें क्या क्या हो गया? शिखर हो गया, अम्लक हो गया, कलश हो गया, मंडप हो गया, जगती हो गया। ठीक, ये तो हो गई मंदिर की डिजाइन। और इसके जो बाहर या प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां बनी होती हैं, बस। और अब हम इसी नागर शैली का क्या देखेंगे? ये तो हमने एक मंदिर देख लिया, इसका क्षेत्र देखेंगे कि नागर शैली के जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ बने हैं। तो हमने क्या बोला बताया आपको? हिमालय से विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य है ये। ठीक, अब हम इसको मैप में भी देखेंगे भारत के। ये आपने देखा, ये तो हिमालय की जो लास्ट श्रेणी हुई आपकी, ये हिमालय से। और कहाँ तक देखना है आपको इसको? विंध्याचल रेंज। तो ये क्या है? ये आपकी एक विंध्याचल रेंज हो गई, मध्य प्रदेश से होती है और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक जाती है श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। तो ये जो हो गई क्या हो गई? इसकी बॉर्डर लाइन हो गई। ठीक है, यानी ये क्या है? ये जो आपको देखने को मिलेगा, यहां मिलेंगे आपको, ये आपका हिमालय वाला पोर्शन हो गया। तो हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक जो आपको मंदिरों की शैली मिलेंगी, वो कौन सी शैली के मंदिर मिलेंगे? वो आपको नागर शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। नागर शैली के मंदिर। चाहो तो मंदिर भी यहां लिख दो, आपको कोई डाउट ना हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले, ताकि हम ये पूरा जो भी आपको यहाँ मंदिर तक देखे को मिलेगा, ये कौन सी शैली के अंतर्गत देखा आपने? यहाँ मंदिर जो बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे? यानी कलश होगा, अम्लक होगा, शिखर होगा, गर्भगृह, मंडप, पीठ और जगती होगी। तो आपको एक क्या हो गया? आपको मैप में भी स्पष्ट हो गया कि नागर शैली के मंदिर कहाँ बनते हैं। तो हिमालय से विंध्याचल पर्वत की रेंज से। अब क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतवा पर्वत श्रेणी निकली है, तो इसमें मध्य प्रदेश में यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कुछ शैली के मंदिर पाए जाते हैं, तो आप आंसर देंगे नागर शैली के मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम नागर शैली की कुछ विशेषताएं को यहाँ समझेंगे। अगली इसमें हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। और कौन सी विशेषताएं देखने वाले हैं हम? नागर शैली मंदिर की। यहां ही लिखते थे हम इसको विशेषताएं। तो हम अब विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता जो नागर शैली में होती है वो पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं। तो लिखें आप, इसके बाद में हम पंचायतन शैली आपको भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लिखेंगे आप? पंचायतन शैली के मंदिर, पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं। पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं। अब क्या होता है पंचायतन शैली, इसको भी देखेंगे। इसमें क्या होता है? बीच में एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं, बस। या 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, इसी को बोलते हैं हम पंचायतन शैली। तो पहले आप चाहो तो मंदिर बना लो। जैसे मान के चले ये कोई मुख्य मंदिर है, ये एक मुख्य मंदिर है, ठीक है। और इसके चारों तरफ छोटे छोटे सहायक मंदिर हैं, इस तरीके से।
तो यही शैली क्या कहलाती है? पंचायतन शैली कहलाती है। तो पहली विशेषता क्या होगी? आप लिखेंगे इसमें क्या होता है, एक मुख्य मंदिर और प्लस 4 सहायक मंदिर होते हैं। ठीक है, आपने खजुराहो में भी कई मंदिर आपके पंचायतन शैली के हैं। तो आपने पहली विशेषता क्या देखी कि जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वो पंचायतन शैली के होते हैं। और उदाहरण के रूप में आपको ये देखना हो तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर के देवगढ़ में पड़ता है, यानी यूपी के ललितपुर जिले में आपका पंचायतन शैली का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका बेस्ट उदाहरण भी आप यहीं लिख लें, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ है ये पंचायतन शैली का? जो पहली विशेषता हमने बताई है आपको, यहीं क्या लिख लें आप, इसका पंचायतन शैली का उदाहरण लिख लें। क्या बोला हमने? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? तो इसकी जो लोकेशन है वो है आपकी देवगढ़, ललितपुर। कई जगह आपको झांसी के नेगेटिव भी देखने को मिलेगा, तब भी सही है। ठीक, ये हो गई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखेंगे, प्रदक्षिणा पथ ढका होता है, यानी जहां आप मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वो कैसा होता है? ढका होता है, खुला नहीं होता है, यानी उसमें बारिश का पानी नहीं जाता है। पहली विशेषता है आपने देख ली नागर शैली की, पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं। पंचायतन शैली क्या है? बड़ा आसान है, एक बीच में मुख्य मंदिर होता है और 4 उसके सहायक मंदिर होते हैं, तो बड़ा सरल है। दूसरी विशेषताएं देखें आप, दूसरी विशेषता देखें आप, प्रदक्षिणा पथ ढका होता है। दूसरी विशेषता है प्रदक्षिणा पथ ढका होता है। अब ये प्रदक्षिणा पथ क्या कहलाता है? तो एक लाइन में लिख लेंगे, जहां आप परिक्रमा करते हैं। तो लिखेंगे जहां परिक्रमा करते हैं, जहां परिक्रमा करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता इसमें क्या है? तीसरी विशेषता मतलब नागर शैली में तीसरी विशेषता है तो ऊंची जगती और पीठ होती है। अभी ऊंची जगती और पीठ होती है, तो लिख लेंगे ऊंची जगती पीठ होती है। ये हो गई आपकी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता लिखेंगे, द्वार पर नंदी मूर्ति होती है, यानी नंदी देवी की मूर्ति होती है, एक साइड गंगा की और एक साइड यमुना की। एक साइड गंगा की और एक साइड यमुना की मूर्ति देखने को आपको मिलती है। और देवगढ़ के मंदिर में ही आपको यह मूर्ति देखने को मिल जाएगी, एक तरफ गंगा की है और एक तरफ यमुना की मूर्ति बनी है। तो चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है द्वार पर नदी देवी की मूर्तियां। द्वार पर नदी देवी की मूर्तियां। नदी देवी में कौन सी मूर्ति? नदी में गंगा और यमुना। और किस मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगा? उदाहरण के रूप में देखें, यही आपका भी हमने लिखाया था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, अब पांचवा लिखेंगे, इसमें गोपुरम। गोपुरम क्या होता है? एक बड़ा भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाता है द्रविड़ शैली में, वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा और 4 दीवारी इसमें नहीं होती है। तो ये फैक्ट में पांचवा लिखेंगे आप। 4 हो गए विशेषताओं में, 5 ही विशेषताएं लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? गोपुरम। गोपुरम अभी हम बताएंगे आपको, एक भव्य प्रवेश द्वार होता है। तो लिखेंगे आप गोपुरम, कौमा जलाशय, कौमा और गोपुरम जलाशय। और एक फैक्ट और होता है 4 दीवारी। 4 दीवारी नहीं होती है, यानी नागर शैली में ना तो आपको नहीं होती है। ठीक है, यानी गोपुरम जलाशय 4 दीवारी
ये आपकी नागर शैली यानी उत्तर भारत या विंध्याचल से जो भी पर्वत ऊपर बने हुए हैं, जो विंध्याचल पर्वत से ऊपर जो मंदिर यानी हिमालय से लेकर विंध्याचल की श्रेणी तक के मध्य जितने भी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे उसमें खासकर ज़्यादातर प्राय गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, जलाशय और चार दीवारी नहीं मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको पंचायतन शैली मिलेगी, आपको प्रदक्षिणा पर ढका मिलेगा, ऊंची जगती पीठ मिलेगी, द्वार पर नंदी और नदी देवी की आपकी मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, एक फैक्ट्स और आप नोट में लिख लें क्योंकि आप जब इतना पढ़ ही रहे हैं कि नागर शैली के अंतर्गत नागर शैली के अंतर्गत 3 शैलियां और होती हैं, मतलब है तो वो नागर शैली के अंतर्गत, यानी नागर शैली के अंतर्गत 3 और शैलियों को आप देखते हैं, मतलब नाम से, जैसे खजुराहो शैली भी है आपकी, उसी में आपकी सोलंकी शैली है, पर है किसके अंतर्गत? है आपके नागर शैली के अंतर्गत। तो आप एक नोट में इसको हम लिखा दे रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं हम नोट में? नागर शैली के अंतर्गत 3 शैलियां होती हैं। तो एक नोट और लिख लें आप इसी में। नागर शैली के अंतर्गत 3 शैलियां होती हैं। 3 शैलियां होती हैं। ठीक है, इसमें पहली शैली कौन सी है? इसमें पहली शैली है आपकी उड़ीसा शैली। तो इसको आप लिखेंगे उड़ीसा शैली है इसी के अंतर्गत, फिर भी एक नाम उसी के अंतर्गत आता है उड़ीसा शैली। और उड़ीसा शैली के आप 2-3 मंदिर लिख लें ताकि आपको एग्जामों में पता भी चल जाए कि कौन कौन से वहां मंदिर है। जैसे लिंगराज का मंदिर, लिंगराज मंदिर। ठीक, अब लिंगराज मंदिर देखें, ये कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ? भुवनेश्वर। ठीक है, दूसरा आप यहीं देख लेंगे, क्या? जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, ये कहाँ है? ये आपका उड़ीसा। और एक मंदिर और आप यहां देख लें, सूर्य मंदिर, जो कि आपके कोणार्क उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर और कहां है? कोणार्क। और कहां होंगे? उड़ीसा। अब उड़ीसा में तो होंगे क्योंकि हम उड़ीसा शैली को वैसे देख ही रहे हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां होगा? उड़ीसा में होगा। तो एक शैली आपने देख ली। दूसरी शैली देखेंगे आप, खजुराहो शैली। किसके अंतर्गत आती है? नागर शैली के अंतर्गत। तो दूसरी शैली लिखेंगे आप खजुराहो शैली। खजुराहो शैली। ठीक है, अब खजुराहो शैली में तो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, फिर भी आप उसमें ध्यान रखेंगे कंदरिया महादेव का मंदिर जो बड़ा फेमस है। कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, तीसरे आप देखेंगे सोलंकी शैली। सोलंकी शैली, और ये सोलंकी शैली में एक मंदिर है सूर्य मंदिर, मुडेरा गुजरात। तो लिख लेंगे आप सूर्य मंदिर कहां पड़ेगा? मुडेरा और गुजरात। ठीक, ये जो आपकी नागर शैली के अंतर्गत हम 3 शैलियों को देखते हैं वो हमने बोर्ड पर आपको लिख दी। अब हम अगली शैली पढ़ने जा रहे हैं, द्रविड़ शैली, जो कि कहां से चालू होगी? ये कृष्णा नदी से के दक्षिण से, कृष्णा नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक होगी। इसको भी हम देखेंगे क्या उसमें अंतर है। आपने नागर शैली को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे से। अब कोई आपसे प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश में कौन सी शैली है, तो आप सिंपल सा उत्तर दे पाएंगे कि मध्य प्रदेश में नागर शैली के मंदिर है, और नागर शैली की आपने सारी विशेषताओं को देख लिया है। अभी हम जब मंदिर पढ़ेंगे तो उसमें और स्पेशल पढ़ेंगे और डेप्थ में जाकर
कि किस पत्थर से और किस तरीके के मंदिर वहां डिजाइन किए गए हैं। दूसरा लिखेंगे आप द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के हम कुछ बेसिक देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, मंदिर की डिजाइन देखेंगे। बेसिक में क्या देखेंगे, जैसे इसका विकास कब हुआ, तो लिखेंगे विकास, विकास यानी इस शैली का विकास तो कब हुआ, पल्लव वंश ने किया। ये कुछ बेसिक है जो पल्लव वंश, जो आपसे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ जाते हैं और अपन से ये फैक्ट्स नहीं बनते हैं क्योंकि अपने दिमाग में नहीं आते हैं। इसके बाद शिखर पर कब पहुंचा द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण, तो वो आपके चोल वंश में। तो ऐसे ही शॉर्ट में लिख लें आप शिखर, चोल वंश में। फिर प्रश्न आता है किसी में कि पतन किसके काल में हुआ है, तो पल्लव जो आपका इसका मतलब द्रविड़ शैली मंदिरों का जो पतन देखने को मिलता है तो विजयनगर यानी संगम वंश के काल से हमें देखने को मिलता है। तो लिखेंगे हम विघटन कब होता है, विघटन, विघटन, विघटन हमें देखने को मिलता है क्या, ये मिलता है हमें विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर साम्राज्य में भी किस वंश से, संगम वंश से। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हो गए हैं। अब हम मंदिर की डिजाइन को देखेंगे कि नागर शैली के मंदिर और द्रविड़ शैली के मंदिरों में कितना अंतर है, तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें जगती पीठ तो होती है, साथ में इसमें अधिष्ठान और जुड़ जाता है, उसको भी हम देखेंगे, यानी एक पट्टी और लग जाती है आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिष्ठान, ये हो गया आपका पीठ, तो ये हो गया आपका क्या, अधिष्ठान, ये आपका पीठ है ही, और नीचे आपका जगती है। ठीक, अब आते हैं ऊपर, तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा गर्भगृह, तो आपने वहां भी देखा। गर्भगृह के बाद एक आपको अंतराल देखने को मिलेगा, अंतराल यानी बीच में एक स्पेस, हवा, तो एक जो आपको बीच में पट्टी देखने को मिलेगी, इसको क्या बोला जाएगा, अंतराल, वहां नहीं था अंतराल। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मंडप, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अर्धमंडप, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया मंडप, और ये हो गया आपका अर्धमंडप। ठीक, अब वहां हमने क्या देखा था, शिखर देखा था, यहां शिखर नहीं देखेंगे, यहां हम विमान देखेंगे, जिसको हम विमानन भी कहते हैं। विमान, विमान इस टाइप से बनता है, उसमें ऐसे कई बहुमंजिला आपको विमान देखने को मिलेंगे, इसी को बोलते हैं विमान। ठीक, अब अंतर देखें आप बारीक, विमान के बाद हमने अवलक और वहां कलश बताया था, तो यहां कलश देखने को नहीं मिलता, यहां शिखर देखने को आपको मिलेगा। तो यहां क्या मिलेगा आपको, शिखर, आपको यहां क्या देखने को मिलेगा, शिखर, शिखर देखने को मिलेगा। ये क्या है आपका, शिखर है। ठीक, बस ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है द्रविड़ शैली का मंदिर। अच्छा, एक चीज और इसमें बची हुई है, इसमें एक बड़ा भव्य वो बनता है गोपुरम। गोपुरम क्या है, गोपुरम होता है प्रवेश द्वार। ये भव्य एक क्या बनेगा, गोपुरम बनेगा। गोपुरम यानी ये, इसको प्रवेश द्वार भी आप कह सकते हैं। अब बना आपका पूरा कंप्लीट मंदिर। इसको आप अधिमंडप कहते हैं, अर्धमंडप नहीं कहते हैं, अधिमंडप। ठीक है, और गर्भगृह है ना। अब हम देखेंगे इसका क्षेत्र, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका हम क्षेत्र देखते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप क्षेत्र, कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। फिर इसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, और आपकी अंतिम शैली जो आपकी बेसर शैली उसको हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के मंदिरों को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो क्षेत्र में हमने क्या बोला, कृष्णा नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक, ये हो गया इसका क्षेत्र।
इसको आप एक बार मैप में भी हल्का सा एक रफली ड्रॉ में देख लें, ताकि आपको कुछ एक लोकेशंस आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, कृष्णा नदी देखी जाए तो कहाँ से आपकी, यहाँ से ये मान के चलो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकली है और आपकी कहाँ तक है, ये आपकी कन्याकुमारी तक हमें देखना है, कन्याकुमारी तक। तो यहाँ किस शैली के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ द्रविड़ शैली के मंदिर। ठीक है, और ऊपर जो आपकी विंध्याचल से ऊपर है और हिमालय तक, यहाँ मिलेंगे आपको, यानी ये आपकी क्या हो गई, विंध्याचल रेंज हो गई। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे नागर शैली के। ठीक है ना, और अभी आपको हम एक लास्ट शैली पढ़ाएंगे, बेसर शैली। वो विंध्याचल और कृष्णा नदी के जो बीच का ये पोर्शन जो छूट रहा है, यहाँ होंगे। ठीक है, तो उसको हम अभी बाद में डायग्राम बनाएंगे तो उसमें स्पष्ट करेंगे। ये आप इसको देख लें और अगली हेडिंग डाल लें, इसमें विशेषताएं, यानी हम द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताओं को यहाँ देखेंगे। हम इसको अब रब करते हैं। हम द्रविड़ शैली की क्या देखने वाले हैं अब, विशेषताएं। विशेषताओं में पहला क्या देखा आपने अंतर, यहाँ विमान जो है वो बहुमंजिल होते हैं। विमान बहुमंजिल होते हैं। विमान समझ रहे क्या कहा मैंने, विमान से आशा है जो आपका इस तरीके से बना हुआ है, ये इसकी बात हो रही है। अगला लिखेंगे, अगला क्या आपने देखा यार, इसके मंडप और आपको अर्ध मंडप देखने को मिले हैं, जबकि आपने नागर शैली में केवल मंडप देखा। तो यहां लिखेंगे इसमें इनमें मंडप और अर्ध मंडप होते हैं। मतलब जो भी आपने मंदिर यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो आप उसी को लिखेंगे तो आप पूरा लिख पाएंगे। जैसे आपने बहुमंजिला देखा, अर्ध मंडप है, इसमें जलाशय गोपुरम होता है, उसमें नहीं था, इसमें जलाशय, इसको आपको अधिमंडप और कर ले, इसमें जलाशय और गोपुरम जानते हैं क्या होते हैं, अभी प्रवेश द्वार जैसा बनाया था हमने, इस तरीके से गोपुरम ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, प्रवेश द्वार, ताकि कहीं दिक्कत ना जाए, प्रवेश द्वार। तो इसमें जलाशय गोपुरम, इसमें जलाशय गोपुरम यानी मुख्य द्वार होता है, मुख्य लिख लेंगे आप, मुख्य द्वार होता है। जबकि नागर शैली में जलाशय और गोपुरम हमको देखने को नहीं मिला या उसकी विशेषताओं में नहीं होता। पंचायतन शैली के हम मंदिर तो होते हैं, परंतु मुख्य मंदिर पर ही विमानन है, बाकी पर नहीं है, तो वो भी आप इसमें लिख लें। पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं, परंतु मुख्य मंदिर जो बीच में होता है, मुख्य मंदिर में ही विमानन होते हैं, बाकी पे नहीं। ठीक है, एक और आप लिख लें, जैसे हमने कहा था वहां प्रवेश द्वार पर नदी देवी होती, तो यहाँ नदी देवी के अलावा क्या है, यक्ष यक्षिणी की क्या है, मूर्तियां हैं। तो एक पॉइंट लिख लें आप, क्या लिखेंगे, द्वार पर यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं। ये हो गया आपका क्या, द्रविड़ शैली हमने यहां पूरी करा दी है। कुछ मंदिरों के उदाहरण लिखेंगे आप और इसके बाद हम बेसर शैली को देखेंगे। ठीक है, तो आप लिख लें
क्या लिख लेंगे, ये तो हो गए विशेषताएं, अगली हेडिंग लिखेंगे उदाहरण किसके, द्रविड़ शैली के। जैसे हमने नागर शैली के अंतर्गत 3 शैलियां देखी थी, उन्हीं में हमने मंदिर बता दिए थे, तो यही देख ले हम इसके उदाहरण। उदाहरण में देखें हम पहला पॉइंट आपका बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ है, तंजौर तमिलनाडु में है, तो लिख लेंगे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, कहाँ है, तो आप लिखेंगे तंजौर। तंजौर कहाँ है, तंजौर आपके तमिलनाडु में है। जब हम चोल साम्राज्य पढ़ा रहे थे तब वहाँ हमने इसको स्पष्ट किया था, तंजौर कहाँ, तमिलनाडु। ठीक, ये हो गया बृहदेश्वर मंदिर। एक दो मंदिर और लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। लिखेंगे आप कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। कांचीपुरम का कैलाश, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, ये भी कहाँ है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आपके वैसे भी 2 हो गए। अब क्योंकि हम महाबलेश्वरपुरम भी लिख लें आप, महाबलीपुरम रथ मंदिर, ये भी आपका वही है, यानी तमिलनाडु में। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, आपकी जो लास्ट शैली बची है वो आपकी वेसर शैली है। ठीक है, और इस तरीके से आपके मंदिरों की शैली भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको ये बेसिक्स के जो आपको मंदिर पढ़ने से पहले जानना जरूरी था वो भी आप यहाँ समझ लीजिए। लास्ट है आपकी बेसर शैली, और इसके जन्म जाता है चालुक्य वंश के हैं, और इसमें नागर और द्रविड़ शैली की दोनों की विशेषताएं इसमें देखने को हमें मिलती हैं। लिखें आप बेसर शैली। इसके जन्मदाता कौन है, चालुक्य वंश के। तो एक फैक्ट और लिख लें आप इसके ब्रैकेट में ही या बगल में, जन्मदाता कौन है, चालुक्य वंश के हैं। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण है। तो लिखेंगे आप नागर शैली प्लस द्रविड़, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण से बनी है। अब मिश्रण से बनी है क्योंकि इसका क्षेत्रीय बिंदु से लेकर कहाँ है, कृष्णा नदी तक। अगली हेडिंग लिखेंगे आप क्षेत्र। क्षेत्र, तो हमने क्षेत्र में क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है विंध्याचल से या बिंद से कृष्णा नदी के मध्य। इसको आप एक डायग्राम से देखें तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये हिमालय से विंध्य पर्वत जो आपकी सर्वत श्रेणी है ये गई है, जो ये यहाँ तक तो आपकी नागर शैली है। हम एक ही मैप में आपको क्लियर कर रहे हैं। ये क्या है आपकी ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ हमने आपको कृष्णा नदी बताई थी, कृष्णा रिवर, यहाँ हमने आपकी कृष्णा नदी बताई, और ये आपकी कन्याकुमारी बताई थी हमने। तो कन्याकुमारी ये वाला जो रीजन है, यहाँ कौन सी शैली आपको देखने को मिलेगी, यहाँ आपको द्रविड़ शैली देखने को मिली, और यहाँ आपको नागर शैली मिली। अब जो आपका ये बीच का पोर्शन है, यानी विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ कौन सी शैली देखने को मिली, ये है आपकी बेसर शैली। इसलिए तो यहाँ बोला गया है कि इसमें क्या, इसमें द्रविड़ और नागर शैली की विशेषताएं हैं। कहाँ,
बेसर शैली में, उसके जन्मदाता चालुक्य हो गए। अब यही हम इसकी क्या देख ले रहे हैं, विशेषताओं को भी यही समझ ले रहे हैं। तो लिखें आप विशेषताएं, चाहे इस साइड लिख लें, विशेषताएं। अब क्योंकि दोनों की है, फिर भी कुछ इसकी बेसर शैली की अपनी खुद की विशेषताएं, उनको आप देखेंगे। जैसे खुली प्रादक्षिणा पथ होता है, जबकि आपने अभी तक बंद प्रादक्षिणा पथ देखा है। प्रादक्षिणा पथ जो परिक्रमा लगाते हैं, तो लिखेंगे आप खुले प्रादक्षिणा पथ, खुले प्रादक्षिणा पथ। पहला फैक्ट आपने देखा, ये इसकी खुद की अपनी पहचान है। मंडप ज्यादा सुसज्जित होता है, मंडप ज्यादा सुसज्जित लिख ले या सुसज्जित, ठीक है। अब एक और आप इसमें इसकी स्पेशल विशेषताएं देख लें कि मंदिर के शिखर जो होता है वो गोलाकार या अर्धवृत्ताकार देखने को मिलेगा। तो मंदिर का शिखर गोलाकार या अर्धवृत्ताकार होगा। तो ये इसकी कुछ इंडिविजुअली विशेषताएं हो गई किसकी, बेसर शैली की। बाकी तो हम लिखा ही चुके कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण से यहाँ मंदिर बने हैं, ठीक है। अब कुछ एक आध उदाहरण लिख लें। तो ऐहोल के 70 मंदिर जो कर्नाटक के बीजापुर में है, उदाहरण में लिख लें एक दो मंदिर। उदाहरण में ऐहोल के 70 मंदिर, ऐहोल के 70 मंदिर किस शैली बने हैं, आपके बेसर शैली बने हैं कर्नाटक के बीजापुर में, कर्नाटक के बीजापुर में, ठीक है। ये आपने देखा एक उदाहरण। और चाहो तो वैसे इसके बादामी के मंदिर भी जो है वो इसी शैली के बने हैं, तो आप उसको भी यहाँ लिख लें फैक्ट के रूप में, बादामी के मंदिर। बस ये आपको एक हमें पढ़ाना था, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के मंदिरों को पढ़ाना है, तो उसके हमें नागर शैली बताना था एक्चुअली में। तो आप तीनों शैलियाँ भी आपने देख ली, एक वीडियो भी हो गया। और कल हम मध्य प्रदेश के मंदिर स्थापत्य पढ़ाएंगे, जिसमें हम खजुराहो से प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।